बच्चों, मैं हरिंदर कुमार, इंटर कॉमर्स क्लास। जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा था साझेदारी साझेदारी परिचय। फर्स्ट चैप्टर है, इसमें अब तक जो भी टॉपिक करा दिए उनको सभी बच्चों ने अच्छी तरह से उनको ध्यान से सुना होगा और उन्हें अच्छी तरह से याद भी करना है। अब आगे जो पॉइंट है वो से लेकर उपस्थित हुए हैं, सभी बच्चे ध्यान से और ध्यान देना है और अपनी बुक खोलकर अच्छी तरह से इसको एक एक पॉइंट को ध्यान देखना है। इसमें पिछली वीडियो में ख्याति के बारे में बताया था। अब इसमें क्या है, क्या पुस्तकों में ख्याति खाता रखना उचित है? ख्याति के बारे में, ख्याति किसे कहते हैं और ख्याति का मूल्यांकन हम किस प्रकार करते हैं, कुछ एग्जाम्पल बताइए दे करने के लिए। आज क्या पुस्तकों में ख्याति खाता रखना उचित है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इस संबंध में लेखपालों में मतभेद है। कुछ का कहना है ख्याति भी एक संपत्ति है और अन्य संपत्तियों की भांति लाभ कमाने में सहायक होती है, इसे पुस्तकों में दिखलाना उचित है। लेकिन अधिकांश लेखापाल इस मत के विरुद्ध है और अपने पक्ष के समर्थन में निम्न प्रस्तुत करते हैं। कुछ जो लेखपालक है उनका कहना है कि इसको हमें अन्य संपत्ति की भांति लाभ कमाने में सहायक होने के कारण इसको पुस्तकों में दिखलाना उचित है। उन्हें कुछ इसके विरुद्ध है, वो इसको पुस्तकों में दिखाना उचित नहीं मानते। उन्होंने उसके संबंध में कुछ तर्क दिए हैं। नंबर वन है ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है, जो अस्पर्श, जिसे हम स्पर्श नहीं कर सकते, जिसका मूल्य प्रतिवर्ष बदलता रहता है। किसी स्थायी संपत्ति में पुस्तकों में नहीं दिखलाना चाहिए। जो ख्याति है जो हमारी स्थायी संपत्ति है उसमें नहीं दिखलाना चाहिए। यदि व्यापार का क्रय करने पर ख्याति के लिए कुछ मूल्य दिया गया है तो उस समय इससे पुस्तकों में लिख देना चाहिए और उचित समय में लाभ हानि खाते द्वारा इसे अभिलिखित कर देना चाहिए। नंबर 2 पॉइंट, लेखा क्रम के अनुसार पुस्तकों में लेखा तभी किया जाता है जब कोई लेन देन होता है, अतः ख्याति का लेखा उसी क्रय अथवा विक्रय करने पर ही किया जाना चाहिए। नंबर 3, वित्तीय सिद्धांतों के अनुसार भी ख्याति खाता पुस्तकों में रखना उचित नहीं है। वित्तीय सिद्धांतों के अनुसार भी ख्याति खाता पुस्तकों में रखना उचित। जिस संस्था के आर्थिक चिट्ठे में ख्याति दिखलाई जाती है उस आर्थिक की स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती, इसलिए व्यापार की आर्थिक स्थिति सही दिखाने के लिए हमें ख्याति को पुस्तकों में नहीं दिखाना चाहिए। यदि हम ख्याति को आर्थिक चिट्ठे में दिखाते तो हमारी जो व्यापार है उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के लेखांकन प्रमाण 26 के अनुसार ख्याति के प्रतिफल में मुद्रा के भुगतान को छोड़कर अन्य किसी स्थिति में ख्याति खाता नहीं खोला जाएगा और न इसे चिट्ठे में दिखलाया जाएगा। अच्छा बच्चों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब इसकी बात है साझेदारों के खाते। जो पार्टनर्स होते हैं उनके जो अकाउंट्स है वो किस प्रकार के होते हैं, अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं। साझेदारों के खाते, साझेदारों के फर्म के साथ जो लेन देन होते हैं उनका लेखा पूंजी खाते, चालू खाते, आहरण खाते और ऋण खाते में किया जाता है। साझेदारों के जो फर्म के साथ जो लेन देन होते हैं उन्हें हम पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट, चालू खाते को करंट अकाउंट, आहरण ड्राइंग अकाउंट और इसे लोन खाते में किया जाता है। यहाँ यह बतलाया जाएगा कि जिन खातों में लेखा करने की विधि है तथा साझेदारों में लाभ का विभाजन किस प्रकार होता है। नंबर 1, पूंजी खाते, कैपिटल अकाउंट। व्यापार प्रारंभ करने पर प्रत्येक साझेदार द्वारा जो रकम पूंजी के रूप में दी जाती है वह उसकी पूंजी खाते में क्रेडिट की जाती है। साझेदार के आपसी समझौते के अनुसार पूंजी खाते स्थायी अथवा परिवर्तनशील विधि के अनुसार रखे जाते हैं। स्थायी या परिवर्तनशील पूंजी के अनुसार रखे जाते हैं। स्थायी पूंजी खातों में साझेदारों द्वारा लगाई गई प्रारंभिक पूंजी का ही लेखा किया जाता है। ठीक है।
स्थायी पूंजी खातों में साझेदारों द्वारा लगाई गई प्रारंभिक पूंजी का ही लेखा किया जाता है। अन्य लेन देन उनके चालू खाते में लिखे जाते हैं। इस प्रकार पूंजी खातों का शेष स्थायी रहता है। परिवर्तनशील पूंजी खातों में सब लेन देन जैसे लगाई गई पूंजी, आहरण पूंजी और आहरण पर ब्याज, वेतन, लाभ या हानि आदि पूंजी खातों में लिखे जाते हैं। इस कारण साझेदारों के पूंजी खातों का शेष प्रति वर्ष बदलता रहता है। व्यापार में प्रत्येक साझेदार के लिए एक पृथक पूंजी खाता खोला जाता है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से पूंजी खाते पृथक पृथक अथवा खानेदार विधि से रखे जाते हैं। इसके बाद है चालू खाते, करंट अकाउंट। स्थायी पूंजी खाते होने पर उनके साथ साझेदारों के चालू खाते बनाना भी आवश्यक है। चालू खातों में साझेदार द्वारा किए गए आहरण, ड्राइंग, पूंजी और आहरण पर ब्याज, वेतन, पारिश्रमिक, कमीशन, लाभ हानि आदि का लेखा किया जाता है। समझौते के अनुसार चालू खातों के शेष पर भी ब्याज लिया अथवा दिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो चालू खातों के जो शेष पर भी ब्याज लिया अथवा दिया जाता है, इस ब्याज का लेखा भी चालू खातों में होता है। जो ब्याज है उसका भी हम लेखा किस में करते हैं? चालू खातों में। चालू खातों का शेष भी आर्थिक चिट्ठे में पूंजी खातों के शेष की भांति ही दिखलाया जाता है। क्रेडिट शेष दायित्व पक्ष में, जो क्रेडिट शेष है वो दायित्व पक्ष में, और डेबिट शेष संपत्ति पक्ष में लिखा जाता है। जो क्रेडिट शेष होगा उसे दायित्व पक्ष में, और जो डेबिट शेष है उसे संपत्ति पक्ष में लिखा जाता है। चालू खाते भी पृथक पृथक अथवा खानेदार विधि से बनाए जाते हैं। फिर इसके बाद है आहरण खाते, ड्राइंग अकाउंट्स। प्राय साझेदारों द्वारा वर्ष में कई बार प्रत्येक माह आहरण किया जाता है, अतः सुविधा की दृष्टि से आहरण का तिथिवार लेखा आहरण खाते में किया जाता है। वर्ष के अंत में आहरण खाते की कुल बाकी चालू खाते अथवा पूंजी खाते में ट्रांसफर या हस्तांतरण कर दी जाती है। जो सुविधा की दृष्टि से जो आहरण है उसका हम तिथिवार प्रतिदिन लेखा आहरण खाते में करते हैं, और वर्ष के अंत में आहरण खाते की कुल बाकी चालू खाते अथवा पूंजी खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। फिर इसके बाद है ऋण खाता, इसे बोलते हैं लोन अकाउंट। जब फर्म किसी साझेदार से ऋण लेती है तो इस ऋण का पृथक हिसाब रखने के लिए उस साझेदार के नाम से ऋण खाता खोला जाता है। ऋण की राशि ऋण खाते के धनी पक्ष में लिखी जाती है। ऋण का ब्याज ऋण खाते अथवा चालू खाते में जमा किया जाता है। ठीक है, हमने इसमें पूंजी खाते के बारे में, चालू खाते के बारे में, आहरण खाता और ऋण खाता किसे कहते हैं उनके बारे में डिस्कस किया। अब एक एग्जाम्पल है, जैसे कि ए पे और से 3 साझेदार है। ए ने 16,000 रुपये, बे ने 12,000 और से ने 8,000 रुपये लगाकर एक फर्म की स्थापना की। 1 जनवरी 2015 को एक साझेदारी फर्म की स्थापना की। साझेदारी संलेख के अनुसार साझेदारों की जो पूंजी है, साझेदारों की जो पूंजी पर 5% ब्याज, ए को पारिश्रमिक 300 रुपये वेतन दिया जाता है। वर्ष 2015 में साझेदारों ने क्रम से 1,800 रुपये, 1,200 रुपये, 1,000 रुपये फर्म से निजी व्यय के लिए निकाले, जिस पर क्रम से जो ब्याज है 63 रुपये, 45 रुपये और 36 रुपये ब्याज के हुए। लाभानी समान अनुपात में वितरित किया जाता है। जो प्रॉफिट या लॉस होगा उससे बराबर अनुपात में बांटा जाएगा। पूंजी का आहरण पर ब्याज तथा वेतन व्यवस्था करने से पूर्व जो लाभ है 18,440। लाभ हानि खाता और साधारण पूंजी खाते स्थायी परिवर्तनशील विधि से बने हुए हैं। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्या देखना, 3 साझेदार थे, तीनों जो पूंजी लगाई 16,000, 12,000 और 8,000।
उन्हें पूंजी पर जो ब्याज है वो कितना है, 5% है। साझेदार ए है, उसको 300 रुपये प्रति महीने के हिसाब से वेतन दिया जाता है। तो एक साल में उसका वेतन कितना हो जाएगा, 12×36, क्योंकि एक साल में 12 महीने और 300 से मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा, 3600 रुपये उसके पूरे वर्ष की आय है। वर्ष 2015 में फिर 1800, 1200, 1000 रुपये उन्होंने क्या करें, निजी व्यय, निजी खर्च किए। उन पर भी जो ब्याज है 63, 45 और 36 रुपये ब्याज के। जो लाभ या हानि है वो उसे बराबर अनुपात में, समान अनुपात में बांटेंगे। पूंजी और हानि पर ब्याज की व्यवस्था करने से फिर जो लाभ कितना है, 18,840 रुपये। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2015 का है, तो बाय बैलेंस BD कितना जाएगा, 18,000 है, तो 18,840 हमने ये दिखा दिया। फिर पूंजी पर ब्याज कितना है, 5% है। पूंजी कितनी, 16,000, 16,000 का 5% कितना हो जाएगा, 800 रुपये। 16,000 कैसे निकाल दी गई है, 16,000 गुना 5 और बटे में कितना जाएगा, 100। तो इसमें 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। 160 की 5 में गुना करने पर कितना जाएगा, 800। इसी प्रकार बी की पूंजी कितनी, 12,000, तो 12,000 का 5% 600 रुपये। सी की पूंजी कितनी है, 8,000, 8,000 का 5% कितना आ जाएगा, 400 रुपये। 8 और 14, 4 18, तीनों का जो इंटरेस्ट कैपिटल है टोटल कितना बैठ जाएगा, 1800। फिर एक को 300 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाता है। तो एक साल में 12 महीने, तो ये कितना हो जाएगा, 12 है, 12 में कितने से गुना कर देनी है, 300 से। तो 12 की 300 में गुना करने पर 3600। फिर उसके बाद वर्ष में उन्होंने जो आहरण किया, ड्राइंग है 18, 1200 और 1,000 रुपये। उसको जो ब्याज दे है, एने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाई में आएगा, 63 रुपये दिए, वह ने 45 रुपये दिए और स ने 36 रुपये दिए। तो टोटल जो ड्राइंग और जो इंटरेस्ट है वो हो जाएगी 144। अब इससे जो टोटल है 18,840 को प्लस, इसमें 144 को प्लस कर दो तो 19,984 रुपये। अब 19,984 में से 1836 को लेस करने पर कितना आ जाएगा, 13,584 रुपये। अब ये जो आया 13,000 लेस करने पर 13,584। अब जो ये प्रॉफिट है इसे बांटना हमें तीनों में। अब 3 साझेदार है और जो लाभ हानि का अनुपात के समान है, तो 3 साझेदार होने की वजह से गुना में कितना जाएगा, 1/3। तो 3 से इसे काटने पर कितना जाएगा, 4,528। बी का भी 4,528 और सी का भी 4,528। इसलिए जो लाभ हुआ 13,584 को इन तीनों में बराबर अनुपात में बांट दिया। तो ये हो जाएगा एब और सी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट। अब ठीक है, अब इसके हम अगली जो वीडियो है उसमें आपको इस चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे। जो थ्योरिकल क्वेश्चन है वो उन क्वेश्चनों को आप अपने फेयर रजिस्टर में कंप्लीट करना है, उन्हें याद करना है। इसी के साथ थैंक यू।